हेलो एवरीवन। इतिहास की इस सीरीज़ में हम 1940 तक आधुनिक भारत के इतिहास में 1940 तक की प्रमुख घटनाओं की चर्चा कर चुके थे, जिसमें कि 1940 में प्रमुख घटनाओं में अगर हम देखें तो पाकिस्तान की मांग उठने लगी थी। इसके अलावा भारत के तत्कालीन गवर्नर लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, जिसमें कि भारत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया था। लेकिन जैसा मैंने बताया था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही इससे संतुष्ट नहीं थे और इसी वजह से दोनों ने ही इसका बहिष्कार कर दिया था, ठीक है। और इसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं कि 1940 में ही एक और प्रमुख घटना हुई है, इसको हम कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। तो हम 1940 में पृथक पाकिस्तान की मांग के बारे में बात कर चुके थे। इसके अलावा अगस्त प्रस्ताव, जिसको कि लिनलिथगो ने लाया था, इसलिए इसको लिनलिथगो प्रस्ताव भी कहा जाता है, ठीक है। 8 अगस्त 1940 को इसको प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट हमें चर्चा करना है भारत में महात्मा गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसको इंडिविजुअल सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। कब शुरू किया गया था इसको? अक्टूबर 1940 में, ठीक है। तो 1940 की 3 प्रमुख घटनाएं अगर पूछा जाए तो एक तो था पाकिस्तान की मांग, दूसरा था अगस्त प्रस्ताव और तीसरा है गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल बस याद रखेंगे कि इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज दिल्ली चलो आंदोलन, ठीक। अब इस पूरे व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या क्या चीज़ें या प्रमुख कार्यक्रम शामिल किस तरीके से चलाए जा रहे थे इसकी चर्चा करें। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह या इंडिविजुअल सत्याग्रह, मतलब जो प्रमुख नेता थे, भारतीय नेता थे उस समय के, उनको व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह को बढ़ाना था, आगे करना था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति जो है वो गिरफ्तार हो गया है या वो इस समय कार्य नहीं कर पा रहा है, उसकी जगह पे कोई दूसरा प्रमुख जो लीडर है वो यहाँ पर आकर के सत्याग्रह को संभालेगा। इसी को कहा जा रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह। मतलब हर एक लीडर अपने अपने स्तर पर मैदान में कूद पड़ेंगे और जो भी सत्याग्रह के जो प्रमुख कार्यक्रम हैं उनको फॉलो करेंगे और पब्लिक से भी उनको फॉलो करवाएंगे। इसी को ही कहा जा रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। इसमें एक टीम की बजाय हर एक इंडिविजुअल अपने अपने स्तर पर कार्य करेगा। यही चीज़ इसको दूसरे सत्याग्रहों या दूसरे कार्यक्रमों से अलग बनाती है, ठीक। तो ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था ये क्यों शुरू हुआ? तो कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में और जो द्वितीय विश्व युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था, ठीक है। प्रमुख रूप से यह गांधी जी की विचारधारा थी, ठीक है। गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? गांधी जी के द्वारा। इसका प्रमुख रीज़न क्या था? प्रमुख रीज़न मैंने चर्चा किया था कि जो कांग्रेस है वो लिनलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ था और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसमें स्वयं को अलग दिखाने का प्रयास कर रहा था कि ये लोग भारत का साथ नहीं दे रहे हैं। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए गए, ठीक है। इस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य पूछा जाए तो इस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार का साथ नहीं देंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं, ब्रिटिश सरकार का साथ नहीं।
ब्रिटिश सरकार का साथ नहीं देंगे। इसी विचारधारा के साथ व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए गए थे। ठीक है, इस व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक पवनार आश्रम है, उस जगह से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो पवनार आश्रम महाराष्ट्र, पवनार आश्रम महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। पूछा जाए कि सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? फर्स्ट सत्याग्रही, इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो इनका नाम है विनोबा भावे। ठीक है, ये प्रथम सत्याग्रही थे। और यहीं पे अगर पूछा जाए कि सेकंड कौन थे? सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वितीय सत्याग्रही थे। ठीक है, और इसके बाद में हर एक राज्य में अलग अलग व्यक्ति जो है वो इस सत्याग्रह का हिस्सा बनते रहे, और जो प्रमुख लीडर हैं उन्होंने एक लीडर के गिरफ्तार हो जाने के बाद दूसरे लीडर ने यहाँ पर कमान संभाली है। ठीक है, तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जो एग्जाम में पूछा जाता है उस प्रकार की चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये जो पूरा आंदोलन है ये इसको हम कह सकते हैं कि ये 2 चरणों में या 2 फेजेज़ में चल रहा था। एक तो था अक्टूबर 1940 में, और कुछ समय बाद इसका जो सेकंड फेज़ है उसको शुरू किया गया था जनवरी 1941 के आसपास में। ठीक, इस पूरे सत्याग्रह में लगभग 25,000 सत्याग्रही जो है वो जेल भेजे गए। पूरे सत्याग्रह में 25,000 सत्याग्रही जेल भेजे गए। 25,000 सत्याग्रही जेल भेजे गए। इस पूरे सत्याग्रह में होता क्या था? तो भाई इसमें सारा कार्यक्रम वैसा ही था जैसे कि हमने असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह में उन्हीं सारे कार्यक्रमों को इंडिविजुअल लेवल पर कोई व्यक्ति या कोई नेता जो है वो पब्लिक के बीच में जब स्प्रेड कर रहा है, इसी को हम कह रहे हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। कार्यक्रम वही करवाने हैं, लेकिन उसमें लीडरशिप की भूमिका में व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो लोकल लीडर हैं वो यहाँ पे उन कार्यक्रमों को चलाने का, उन कार्यक्रमों को की निगरानी का प्रयास करेंगे। इसी को कहा जा रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह। यहाँ पे भी वही चीज़ आपको कार्यक्रम के रूप में अपनाए जाएंगे, जैसे कि शराबबंदी हो गया, सरकारी विद्यालयों का त्याग हो गया, पर प्राइवेट स्कूलों का स्थापना हो गया। ठीक है, और इसके अलावा सरकारी नौकरियों का त्याग करना हो गया। ठीक है, सरकारी सेवाओं को न लेने का जो निर्णय है वो सब हो गया। इस तरीके से सरकार का जितना भी हो सके सहयोग करने से बचना, सरकार को किसी भी तरीके का बेनिफिट देने से बचना है। यही चीज़ जो है वो हमने देखा है कि असहयोग आंदोलन में चला था। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी यही चीज़ें थी। उसी चीज़ों को यहाँ पर इंडिविजुअल नेता इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसको कि हम व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब भी कोई लीडर किसी भी एरिया में उन स्कीम्स को, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करता था तो उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, उनके ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप लगा करके उनको जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन इससे ये जो पूरा आंदोलन चल रहा था ये समाप्त नहीं होता था, बल्कि उस व्यक्ति की जगह जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिस नेता को गिरफ्तार किया गया है, उसकी जगह कोई दूसरा नेता आकर के पूरे सत्याग्रह को संभालने का प्रयास करता था उस क्षेत्र में। ठीक है, फिर जो दूसरा व्यक्ति है, मान लो उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो कोई तीसरा प्रमुख लीडर आकर के उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व करेगा। इस तरीके से यहाँ पे लगभग 25,000 सत्याग्रहियों को एक एक करके गिरफ्तार कर लिया गया और सभी को जेल भेज दिया गया था। ठीक, इसमें कई वरिष्ठ नेता भी शामिल थे, कांग्रेस के हो गए। ठीक है, कई वरिष्ठ नेता शामिल थे, और इस पूरे आंदोलन को क्या कहा जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये जो पूरा आंदोलन है गांधी जी के द्वारा चलाया गया, और इसने अंग्रेज़ों को काफ़ी
प्रॉब्लम में डाल दिया था। ठीक है, क्योंकि ये कितने लोगों को गिरफ्तार करते इसकी कोई भी सीमा नहीं थी। ठीक, जितने बड़े बड़े लोग थे अगर वो जेल चले जाएंगे तो जो आम पब्लिक है वो किसकी बात मानेंगे। मान लीजिए कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे कि हिंसा भड़कने की संभावना है, लेकिन उस हिंसा को कंट्रोल करने वाले जो लोग थे, जो पॉपुलर लीडर थे, वो तो भी जेल में हैं, वो तो किसी तरीके का इंस्ट्रक्शन दे नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ पे असामाजिक तत्वों के द्वारा हिंसा को भड़काया जा सकता था। ये इस पूरे आंदोलन की एक प्रमुख कह सकते हैं कि नकारात्मक चीज़ थी। अदरवाइज़ इसमें इतने सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो काफ़ी बढ़ने लगी थी। हर एक छोटे मोटे नेता को भी लोग पहचानने लगे थे। इस तरीके से व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है अपने आप में सफल सत्याग्रह था कह सकते हैं। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद में जो नेक्स्ट प्रमुख टॉपिक है हमारे लिए स्टडी के लिए, ये है क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव। 1940 में हमने 3 प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा किया था। एक तो था पाकिस्तान की मांग, दूसरा था अगस्त प्रस्ताव और तीसरा है व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1941 में ऐसा कुछ विशेष घटनाएं तो नहीं हुई जिसके बारे में परीक्षा में पूछा जाए। सीधे हम 1942 के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 1942 की प्रमुख घटना की अगर चर्चा करें तो इसका नाम है क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव ठीक, ये कब आया था भारत में या कब क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया था, तो इसके लिए स्पेसिफिक डेट याद रखना पड़ेगा, 30 मार्च 1942। अब ये क्रिप्स प्रस्ताव क्या था, क्यों लाया गया था, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, जापान, बीच में जापान की भी चर्चा आएगी, वैसे मैं यहीं पे थोड़ी सी स्टोरी आपको बता देता हूँ। जापान की चर्चा यहाँ पे क्यों आ रही है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, जो हमारे एक गर्म दल के नेता थे, इनका नाम क्या था, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को आपको याद है कि एक कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ करके एक अलग से पार्टी का गठन किया था। ठीक, इसका नाम क्या था, जो अलग से इन्होंने पार्टी गठन किया था, इसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, आपको याद करना चाहिए, हमने डिस्कस किया था कि 1938 का एक हरिपुरा अधिवेशन हुआ था जहाँ पे कांग्रेस की अध्यक्षता मिल गई थी सुभाष चंद्र बोस को। 1939 का दोबारा जब त्रिपुरी अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो वहाँ पे भी अध्यक्षता मिल रहा था सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन इससे गांधी जी नाराज़ हो गए क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्षता मिल जाए। ठीक है, लेकिन इस वाद विवाद के चलते सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया, और क्योंकि हारे हुए प्रतिद्वंदी को अध्यक्षता देना भी ठीक नहीं था, मतलब पट्टाभी सीतारमैया को भी अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अध्यक्ष कौन बने यहाँ पे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और 1939 में जब त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग होते हैं, तो उसके बाद में उन्होंने एक अलग से दल की स्थापना की, इसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। अब इस फॉरवर्ड ब्लॉक में जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने एक कह सकते हैं कि हिंसक आंदोलन को प्रेरित किया। ठीक है, ये लोगों को सेना में भर्ती होने या अपने व्यक्तिगत एक सेना का गठन करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक, और इसी सीक्वेंस में इन्होंने कई जगहों पे जैसे कि शुरुआत में इन्होंने क्या किया, शुरुआत में इनको पकड़ करके मतलब इनके जो हिंसक गतिविधियां थी उसको मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिशर्स ने इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था, लेकिन ये जेल से भाग निकले थे। ठीक है, और अच्छा, शुरुआत में इनको क्या किया गया था कि अपने ही घर में नज़रबंद करके रख दिया गया था कोलकाता में। ठीक, तो वहाँ से ये भाग निकले और उसके बाद में भारत से अफ़गानिस्तान होकर के फिर इटली चले गए, और इटली के बाद में जर्मनी चले गए। जर्मनी में इन्होंने हिटलर से मुलाकात की थी, और वहाँ से फिर ये आपका जर्मनी में ही बर्लिन चले गए थे। बर्लिन में इन्होंने एक इंडियन लीग की स्थापना किया था। ठीक, उसके बाद में ये जापान चले गए। जापान मतलब जापान की कैपिटल अभी टोक्यो, तो जापान में भी कुछ समय के लिए इन्होंने निवास किया, मतलब वहाँ पे भी ये लोगों को एकत्रित कर रहे थे। अब ये जो पूरा जापान था, जापान की मदद से ये क्या कर रहे थे, भारत में कहने का मतलब है कि अंग्रेजी सेना पर, भारत में जो कब्जा करके बैठे थे ब्रिटिशर्स, इनके ऊपर ये चाहते थे कि आक्रमण किया जाए और भारत को आज़ाद कर लिया जाए। ठीक, यहीं पर भारत और जो जापान है
मतलब भारत में तो आपके ब्रिटिशर्स का राज है और जापान की मदद से सुभाष चंद्र बोस भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। तो ये जो पूरी जापानी सेना थी वो धीरे धीरे म्यांमार होते हुए मतलब म्यांमार की कैपिटल रंगून तक पहुंच चुकी थी। अब यहाँ पर आने के बाद में अंग्रेज़ों को ये लगा कि बहुत जल्दी ही ये जो सेना है जिसको कि इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो ये जो इंडियन नेशनल आर्मी जिसका गठन सिंगापुर में किया गया था, ये जो है भारत के लिए या क्यों कहें कि अंग्रेज़ों के लिए खतरा बन सकती थी, क्योंकि ये वेल ट्रेंड एक फ़ौज के जैसा कार्य कर रही थी। तो ये जो पूरी आपकी आर्मी थी सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में, ये पूरी आर्मी जो है वो रंगून तक कब्जा कर चुकी थी, म्यांमार तक पहुंच चुकी थी। अब इसके बाद में जो ब्रिटिशर्स हैं वो चाहते थे कि भारत जो है वो ब्रिटेन की तरफ से जापान के खिलाफ युद्ध लड़े, ठीक है। अब किस तरीके से दोनों के बीच में एक इक्वेशन देखने को मिल रहा है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देश भर में जो लोग थे, मतलब खास करके जो विदेशी ताकतें थी, वो ब्रिटेन पर भी दबाव बना रहे थे कि अब आपको भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए, ठीक। लेकिन दूसरी तरफ भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक पूरी फौज जो कि इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जानी जाती थी, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में कार्य कर रही थी, वो जापान के सहयोग से भारत को भारत के पूर्वी सीमा की तरफ से भारत में घुसने का प्रयास कर रही थी और यहाँ पे अंग्रेज़ों को हटा करके स्वयं यहाँ पर एक पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित करने का प्रयास कर रही थी, ठीक है। इसका मतलब ये था कि अगर भारत के सारे लोग, मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस जी के आइडिया से अगर वो उनको समर्थन देने लगते और सारे के सारे लोग, एक तो पूर्व की तरफ से सुभाष चंद्र बोस जी की सेना जो है वो भारत में आक्रमण कर रही थी, भारत कहने का मतलब है यहाँ पर जो ब्रिटिश ताकतें हैं, ब्रिटिशर्स हैं, उनके ऊपर आक्रमण कर रही थी। दूसरी तरफ यदि पूरे भारत के लोग एकजुट होकर के चारों तरफ से अंग्रेजों पर आक्रमण कर देते तो कहीं ना कहीं भारत में ही उनकी करारी शिकस्त हो सकती थी, बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ सकता था अंग्रेज़ों को भारत में, ठीक। इस चीज़ से बचने के लिए अब ब्रिटिशर्स ने क्या प्लान अपनाया, तो ब्रिटिशर्स में उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, ठीक है। तो चर्चिल ने यहाँ पे सबसे पहले ब्रिटेन के पीएम चर्चिल थे उस समय, तो विंस्टन चर्चिल ने भारत में एक दल भेजने का उपाय रखा और इस उपाय में उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा, इनका नाम था क्रिप्स, ठीक है, इसी के नाम पर स्टीफर्ड क्रिप्स, और इन्हीं के नाम पर इस मिशन को क्रिप्स मिशन कहा जाता है। तो चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा किया, क्रिप्स मिशन की घोषणा। और ये जो मिशन है इसको फॉर्म किया गया ब्रिटेन में, और उसके बाद में 23 मार्च 1942 को भारत आगमन, ये मिशन जो है भारत पहुंच चुका था, क्रिप्स मिशन भारत पहुंच चुका था। अब ये जो क्रिप्स मिशन था, इनकी प्रमुख इनके प्रस्ताव में प्रमुख बातें क्या थी, तो हम कह सकते हैं कि इनके प्रमुख प्रस्ताव क्या थे, ठीक है। क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रस्ताव क्या क्या थे, तो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव की अगर बात करें तो इनमें सबसे पहला तो विवाद का विषय जो रहा वो यही था कि ये लोग भारत को एक डोमिनियन स्टेट देने की मांग कर रहे थे युद्ध के बाद, वो भी किसके बाद में, युद्ध मतलब यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, द्वितीय वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट, मैंने बताया था, मैं पहले ही आपसे चर्चा कर चुका था कि डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है। किसी देश या किसी राज्य को अगर उसकी स्वतंत्रता के पैमाने में अगर हम आंकने का प्रयास करें तो वो 3 कैटेगरी में हम इसको आंक सकते हैं। सबसे पहला है गुलाम, या यूँ कह सकते हैं कि किसी देश के अधीन कोई राज्य,
दूसरा है डोमिनियन स्टेट और तीसरा है स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, तो हमको पूरी तरीके से ना तो हम गुलाम थे, जो प्रस्ताव रखा गया था उसके अकॉर्डिंग ना तो भारत को पूरी तरीके से गुलाम रखने का प्रोविज़न था, ना तो पूरी तरीके से आज़ाद करने का प्रोविज़न था। इन्होंने एक प्रस्ताव क्या रखा कि भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा या डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। स्टेटस मतलब एक दर्जा, एक मान्यता दी जाएगी, डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा भारत को। ठीक है, इसका मतलब है कि भारत के कुछ जो नियम हैं वो ब्रिटेन की सरकार के हाथ में रहेंगे, जैसे कि रक्षा नीति हो गया या विदेश नीति हो गया या आर्थिक नीति हो गए, वो ब्रिटेन के हाथ में रहेंगे। बाकी की सारी चीज़ें यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट काम करेगी केंद्र में, उसके हाथों में होगी। इस स्थिति को, किसी भी देश की इस ऐसी स्थिति को कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। तो भारत को भी डोमिनियन स्टेटस देने की मांग की गई थी। ठीक है, लेकिन ये सभी तात्कालिक रूप से नहीं, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, और वो भी तब जब भारत के लोग ब्रिटेन को द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देते, मतलब भारतीय सेना जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ अगर खड़ी होती और अगर ब्रिटेन जीत जाता, उसके बाद की ये सारी शर्तें हैं। ठीक है, तो पहली शर्त क्या थी कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा भारत को। दूसरा, यहाँ पे अगर मान लो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भारत को एक अलग देश के रूप में मान्यता दिया जाता है, तो ऐसे जो भी छोटे छोटे राज्य हैं जिनका कि स्वतंत्र अस्तित्व है, जिनको कि हम रियासत कहते हैं, तो उनको अलग होने का भी अधिकार होगा यहाँ पे। रियासतों को, जहाँ पे अभी भी वंशानुगत राजा हुआ करते थे, ऐसे क्षेत्रों को रियासत कहा जा रहा है। रियासतों को अलग होने का अधिकार भी होगा। रियासतों को अलग होने का अधिकार होगा। ये किस नियम के अंतर्गत बताया गया था? ये क्रिप्स प्रस्ताव के अंदर सिर्फ प्रपोजल थे, ऐसा कोई नियम अभी पास नहीं हुआ था, सिर्फ ऐसा प्रपोजल रखा गया था, जिसको कि अगर भारत एक्सेप्ट कर लेता तो द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बाद, ब्रिटेन के द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बाद भारत को ये सारी फैसिलिटी मिल सकती थी। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में रियासतों को भारत से अलग होने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। ये सारे प्रोविजन थे क्रिप्स प्रस्ताव के अंदर। संविधान निर्मात्री सभा का गठन, निर्मात्री सभा का गठन, एक ऐसी बॉडी जो कि भारत के लिए संविधान बनाने का कार्य करेगी। ठीक है, तो संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। इसके अलावा क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया था कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। और ये हितों की रक्षा से क्या मतलब था कि वो तरीका जिससे कि अल्पसंख्यकों को समाज में ऊपर उठने का कह सकते हैं कि मौका मिले, वो सारे मौके अल्पसंख्यकों को दिए जाएंगे। ऐसे भी प्रोविजंस किए गए थे क्रिप्स प्रस्ताव के अंदर। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था कि अंत में जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है, वो दोनों ही इस प्रस्ताव से इत्तेफाक नहीं रख पाते हैं, और ये जो पूरी की पूरी योजना थी वो बीच में ही असफल हो जाती है। ठीक है, शायद जो क्रिप्स प्रस्ताव में जो अधिकारी थे वो अपनी बात ठीक से भारतीयों तक नहीं रख पाए थे या सभी को ठीक से नहीं समझा पाए थे। इस वजह से ये पूरी जो बातचीत है वही असफल हो गई थी। और यहाँ पे जो कांग्रेस था और मुस्लिम लीग था, दोनों ने ही इस क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, कांग्रेस और लीग कहने का मतलब है मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। ठीक है, पूरे के पूरे क्रिप्स प्रस्ताव को ही इन्होंने अस्वीकार कर दिया। ठीक, क्यों? दोनों को अपने अपने रीजंस थे। जैसे कि यहाँ पे
त्वरित रूप से कुछ भी देने का प्रॉमिस नहीं था। जो भी दिया जाता भारत को, जो भी बेनिफिट होने वाले थे, वो सारा किसके बाद था? द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद यदि ब्रिटेन जीतता, यदि ब्रिटेन इस युद्ध में जीत जाता, तब जाकर के भारत को ये सारी फैसिलिटी मिलनी थी। तो इसी वजह से महात्मा गांधी जी ने एक स्टेटमेंट कहा इसके लिए। महात्मा गांधी जी ने कहा इस पूरे समझौते को पोस्ट डेटेड चेक, गांधी जी ने इस पूरे प्रस्ताव को क्या कहा? इसे कहा गया पोस्ट डेटेड चेक। उन्होंने कहा कि यह पूरा प्रस्ताव एक ऐसा चेक है जो किसी डूबते हुए बैंक से संबंधित है। ठीक है, एक ऐसा बैंक जो हमको, जो अभी तो डूब रहा है लेकिन ये भविष्य में पेमेंट करने के लिए हमको चेक ऑफर कर रहा है, ऐसा चेक है। ठीक है, तो इस पूरे समझौते को ही पोस्ट डेटेड चेक का संज्ञा दिया गया, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। ठीक, और मुस्लिम लीग ने इसको क्यों अस्वीकार कर दिया? ठीक है, कांग्रेस ने क्यों अस्वीकार किया? तो कांग्रेस को ये सारी की सारी फैसिलिटी जो है वो इंस्टेंटली चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ये सब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जीतने के बाद में ये सारी फैसिलिटी देने का वादा किया गया था, इसीलिए गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने इसको इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे पृथक निर्वाचक मंडल और सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। इसका मतलब ये है कि क्रिप्स मिशन में, क्रिप्स प्रस्ताव के अंदर पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई थी। इसका मतलब ये था कि मुस्लिम के लिए कोई मुस्लिम वोट डालेगा, ये सारे कंपल्शन हटा दिए गए थे। और वहीं दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान नाम से दो अलग अलग देश बनाने की जो मांग की गई थी शुरुआत में, उसके ऊपर भी कोई चर्चा नहीं किया गया था इस प्रस्ताव में। इसीलिए मुस्लिम लीग इस पूरे प्रस्ताव से खुद को अलग कर लेता है। और इस प्रकार क्योंकि देश के जो बड़े उभरते हुए मंच थे वही क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में आ गए थे, इसीलिए पूरा का पूरा प्रस्ताव या ये पूरा का पूरा मिशन जो है वो असफल हो जाता है। ठीक है, अब हम 1942 के ही एक और प्रमुख कह सकते हैं कि इवेंट की तरफ चलते हैं। इसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और बहुत महत्वपूर्ण इवेंट भी है देश के इतिहास में। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है? अगस्त 1942, अगस्त 1942। ठीक, एग्ज़ाम के हिसाब से इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। इसे, भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन क्योंकि अगस्त में शुरू किया गया था, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति कब शुरू हुआ था? अगस्त 1942 में। ठीक है, अब इस पूरे आंदोलन में या जो भारत छोड़ो आंदोलन है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे का अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करें तो इसके बैकग्राउंड में ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं जिसकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू होता है या इसका प्रस्ताव गांधी जी रखते हैं। देखिए, गांधी जी वैसे तो एक अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। गांधी जी इतने अहिंसावादी थे कि किसी आंदोलन में जहाँ जहाँ पे भी हिंसा होने की संभावना थी उसको या तो अवॉइड करते थे या फिर अगर हिंसा हो जाती थी तो उस पूरे आंदोलन को ही ये रद्द कर देते थे। ठीक है, तो इतने अहिंसक जो व्यक्ति हैं वो कभी भी हिंसा का सहारा लेकर के किसी आंदोलन को शुरू नहीं करेंगे। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने स्पष्ट रूप से एक नारा दे दिया था जिसकी वजह से कई लोग ये क्रिटिसिज्म करते हैं कि अपने इस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शायद गांधी जी हिंसा को भी प्रोत्साहित कर रहे थे। इन्होंने अंततः कह दिया था करो या मरो। ठीक है, गांधी जी ने एक नारा दिया था यहाँ पर, करो या मरो, और इसको कई तरीके से लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं कि गांधी जी चाहते थे कि या तो
आप देश की आज़ादी के लिए कुछ काम कर लो या तो किसी भी तरीके की हिंसक गतिविधि में अपना बलिदान दे दो। ये जो पूरे करो या मरो का नारा था, इसको लेकर के कई तरीके के इंटरप्रिटेशन है, कहानियाँ हैं। तो फिलहाल हम ये देखने चलते हैं कि इतना पेशेंस वाला इंसान, गांधी जी जैसा एक इतना संतोष या बहुत धैर्य के साथ कार्य करने वाला इंसान क्यों इतने बड़े आंदोलन की शुरुआत कर देता है। तो यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़, ये जो क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है, क्रिप्स मिशन लगभग असफल हो चुका था क्योंकि इसके प्रस्ताव जो भी थे, इनको न तो गांधी जी पसंद कर रहे थे, न तो कांग्रेस पसंद कर रहा था, और न ही मुस्लिम लीग। तो मतलब क्रिप्स मिशन लगभग फेल हो ही चुका था। लेकिन दूसरी तरफ जो विश्व युद्ध चल रहे थे, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहे थे, इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ों के दाम या देश में महंगाई बढ़ी हुई थी, ठीक है। तो भारत में भी उसका असर पड़ रहा था। भारत में भी हर एक चीज़ के दाम बढ़े हुए थे। मतलब भारत की आम जनता या जो निम्न वर्ग के लोग थे, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग थे, उनको इस महंगाई की वजह से सबसे ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। वहीं तीसरा एक और रीज़न है कि भारत में जो जापानी सेना थी, जो जैपनीज़ सेना थी, वो म्यांमार की सीमा तक आकर के बैठ चुकी थी, ठीक है। और इनको सपोर्ट कौन कर रहे थे? इनको सपोर्ट कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो भारत के पास 2-3 रीज़न थे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के। पहला था, क्रिप्स मिशन असफल हो चुका था, तो कोई ना कोई हमें नया उपाय अपनाना था आज़ादी प्राप्त करने के लिए। दूसरी चीज़, जापानी जो फौज थी वो पूर्व की तरफ आकर के खड़ी हो चुकी थी। या तो हम उनका साथ देते या तो उनका विरोध करते। तो हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना था जिससे हम या तो उनके साथ होते दिखते या तो उनके खिलाफ दिखते। तो हमने जो जापानी सेना थी उनको ही सपोर्ट करने के लिए और भारत में अंग्रेज़ों को परेशान करने के लिए या उनको कमज़ोर करने के लिए एक नया आंदोलन छेड़ दिया जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। और तीसरी चीज़, क्योंकि अंग्रेज़ जो है वो भारत में महंगाई कंट्रोल करने में असफल थे, इससे भी लोगों के बीच में असंतोष बढ़ा। भाई, एक आम व्यक्ति को डेली अगर ठीक से खाने पीने की 2 टाइम की जो रोटी या फिर उनके भोजन की व्यवस्था हो जाए तो वैसे ही वो इंसान संतुष्ट हो जाता है। लेकिन एक सीमा के बाद में, एक हद के बाद में, अगर वो इन बेसिक चीज़ों को भी कोई भी सरकार अपने आम पब्लिक तक प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है तो लोगों का गुस्सा जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एक ख़ास समय के बाद में ये फूट करके इसका असर जो है वो व्यापक रूप से दिखाई देना शुरू होता है। तो ऐसे कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से ये आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने शुरुआत में कहा था कि ब्रिटिशर्स तुरंत भारत छोड़ दें या भारतीय लोग जो हैं वो अब किसी भी की हद तक जाने को तैयार हैं अपना स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। और इसी के साथ ही जो जापानी आक्रमण था, जो जैपनीज़ आर्मी जो है वो भारत में कह सकते हैं, भारत में नहीं तो म्यांमार की सीमा तक आकर के बैठ चुकी थी, इनको भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आश्वासन दिया गया। मतलब भारतीय जो है वो जापानी सैनिकों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे और जापानी सैनिक जो है वो भारतीयों पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करेंगे। ये एक आश्वासन दिया गया गांधी जी की तरफ से दोनों को ही, ठीक है। लेकिन इस पूरी घटना को जो कांग्रेस है, जो मूल रूप से जो कांग्रेस के प्रमुख लीडर थे उस समय, वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, वो इसके समर्थन में नहीं थे। अब यहीं पे गांधी जी को गुस्सा आता है और गांधी जी ने कहा कि मैं इस देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा एक संगठन खड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। और इस धमकी से कांग्रेस को इतना ज़्यादा असर हुआ कि उन्होंने स्वयं कांग्रेस के जो उस समय अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने स्वयं कांग्रेस के मंच से इस आंदोलन को आधिकारिक रूप से स्वीकृति प्रदान किया, ठीक है। तो पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया, ठीक है। तो ये जो पूरा आंदोलन है शुरू कहाँ से हुआ था? ग्वालियर टैंक, बम्बई से, बम्बई के ग्वालियर टैंक से, ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई से। प्रारंभ, ये जो पूरा आंदोलन है बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। विशेष रूप से अगर पूछा जाए कि इसकी घोषणा कब की गई थी तो 8 अगस्त 1942 को।
8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। जैसे ही ये आंदोलन शुरू होता है 9 अगस्त 1942 सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, ये जो प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हुई है इसको कहा जाता है ऑपरेशन ज़ीरो आवर। मतलब कुछ ही समय के भीतर 1 घंटे से कम के अंदर भी सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी। सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसे ही कहा जाता है ऑपरेशन ज़ीरो आवर। ऑपरेशन ज़ीरो आवर। ठीक है, तो ऑपरेशन ज़ीरो आवर किसको कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन में जब सभी नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी कुछ ही घंटे के अंदर, इसको कहा जाता है ऑपरेशन ज़ीरो आवर। यहीं पे जो महात्मा गांधी जी थे और इनके साथ में जो प्रमुख लीडर थे इनको आगा खां पैलेस में कैद कर लिया गया था। गांधी जी को आगा खां पैलेस में कैद, गांधी जी को आगा खां पैलेस में कैद कर लिया गया था। ठीक है, इसके अलावा इसी समय कुछ जो प्रमुख नेता थे, कांग्रेस के जो प्रमुख लीडर थे, इन्होंने अपने अपने तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन को कंटिन्यू रखने का प्रयास किया। जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है इसी में एक रेडियो का संचालन करने के बारे में कुछ प्रश्न हैं, इनको पूछा जाता है। जैसे कि उषा मेहता के बारे में प्रश्न पूछा गया है पीएससी या व्यापम की परीक्षा में कि ग्राउंड लेवल पे रेडियो का संचालन कौन कर रहा था। तो उषा मेहता जो है वो ग्राउंड लेवल पे या अंडरग्राउंड रेडियो का संचालन कर रही थी। ठीक है, उषा मेहता न्यूज़ सर्कुलेट करने के लिए ये क्या कर रही थी? भूमिगत रेडियो का संचालन। बम्बई में भूमिगत रेडियो का संचालन। ठीक है, और इसके अलावा कई जगहों पर पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने की शुरुआत की गई थी। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रांतों में समानांतर सरकार का गठन। गांधी जी ने तो सबको कह ही दिया था करो या मरो। जिसको जैसा समझ में आ रहा था इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने तरीके से नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में काम कर रहे थे लोग। ठीक है, कोई रेडियो का संचालन कर रहा है, कोई यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रहा है, कोई जो विदेशी वस्त्रों की होली जला रहा है। ठीक है, इस तरीके से जिसको जो समझ में आ रहा है उस तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ कार्य कर रहे थे यहाँ पे जो आम पब्लिक है। ठीक है, समांतर सरकार का गठन। ठीक है, और इसमें पैरेलल गवर्नमेंट में कहाँ कहाँ पे कौन कौन इस्टेब्लिश कर रहे थे? तो सबसे महत्वपूर्ण एक पूछा जाता है बलिया वाले क्षेत्र के बारे में। बलिया में एक व्यक्ति है, इनका नाम है चित्तू पांडे। चित्तू पांडे ने बलिया में पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित करने का प्रयास किया। इसके अलावा कई जगहों पे जैसे बंगाल में हो गया, बिहार में हो गया, ऐसे बहुत सारे जगह थे जहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित करने का कोशिश किया जा रहा था वहाँ के स्थानीय लीडर्स के द्वारा। लेकिन क्योंकि अंग्रेज अब दमनकारी तरीके से लोगों के जो कार्यक्रम हैं उनको कहीं ना कहीं समाप्त करने का कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो एक तरफ जो भारतीय लीडर्स हैं वो प्रयासरत हैं, दूसरी तरफ अंग्रेज अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं इन सभी प्रयासों को समाप्त करने के लिए। ठीक है, अब दूसरी तरफ क्योंकि इतने बड़े बड़े नेताओं को ब्रिटिशर्स ने बिना किसी आरोप के, बिना किसी गलती के एक साथ गिरफ्तार कर लिया था, इसीलिए देश भर में जो आम पब्लिक है वो सड़कों पर आ गई थी। ठीक है, मतलब वो अब किसी भी प्रकार से हिंसा का सहारा लेने में पीछे नहीं हट रहे थे। और यहीं पे जितने वरिष्ठ नेता थे इनकी गिरफ्तारी के बाद आम पब्लिक में आक्रोश या गुस्सा जो है वो बढ़ने लगा था और जगह जगह पे हिंसक घटनाएं देखने मिल रही थी।
जो बड़े बड़े मिल थे वहाँ पे मज़दूरों ने हड़ताल करने शुरू कर दिए, कारखाने बंद हो गए। जहाँ जहाँ पे उनको कोई रेलवे ट्रैक दिखता था या कोई सरकारी इमारत दिखती थी, उन सबको या तो आग लगा दिए या रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए या जो बिजली के तार थे वो सब काट दिए। मतलब ब्रिटिशर्स को परेशान करने के जो भी उपाय हो सकते थे वो सारे इन्होंने कर डाले थे, ठीक है। क्योंकि गांधी जी का आदेश आ गया था, करो या मरो। लोगों को जो समझ में आ रहा था उसी तरीके से वो विरोध प्रदर्शन अपना कर रहे थे। इन्हीं सब के बीच में हमने ये भी देखा भाई, पब्लिक अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है तो सरकार या जो अंग्रेजी सेना है वो भी तो चुप नहीं बैठेगी। वो भी जहाँ पाए जिस तरीके से हो सकता था उस तरीके से इस पूरे आंदोलन को दमन करने का प्रयास कर रही थी। और इन सभी दमनात्मक कार्रवाइयों से गांधी जी जो है वो काफ़ी क्षुब्ध हो गए थे, काफ़ी दुखी हो गए थे। इसीलिए उन्होंने आगा खां पैलेस में ही, जहाँ उनको गिरफ्तार करके रखा गया था, वहीं पे उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया। और 21 दिन के उपवास के बाद में उनकी जो तबीयत है वो थोड़ी ख़राब होने लगी थी और धीरे से उनको, मतलब आम पब्लिक के बीच पर ऐसा मत हो कि गांधी जी की मृत्यु हो जाए और गांधी जी की मृत्यु की वजह से लोग जो है वो ब्रिटिशर्स की, पूरी ब्रिटिश सेना को ही आग के हवाले कर दें, ठीक है। क्योंकि ऐसा एक बार हो चुका था चौरा चौरी कांड के दौरान में। तो अंग्रेज जो है वो कुछ चीज़ें सोच समझ करके भी डिसीजन लेने का प्रयास कर रहे थे। तो गांधी जी ने यहाँ पे भूख हड़ताल शुरू कर दी थी 1943 के आसपास में, ठीक। और 1943 में उनको जैसे उनकी तबीयत ख़राब होनी शुरू होती है तो लगभग 7 मार्च 1943 के आसपास गांधी जी ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली थी और 1944 को गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। 1944 में मई 1944 को गांधी जी तथा अन्य कुछ जो बड़े नेता थे उनको रिहा कर दिया जाता है। मई 1944 को गांधी जी रिहा हो गए। लेकिन 1942 से 1944 तक के दौरान इनको लगभग 1.5 साल के आसपास जेल में रहना पड़ा था, ठीक है। और इसी दौरान इनकी जो पत्नी है, ठीक है, पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी, इनकी भी मृत्यु हो चुकी थी किसी जेल में, ठीक है। इनकी पत्नी को भी जेल में रखा गया था, कस्तूरबा गांधी को। साथ ही कुछ जो प्रमुख लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरोजनी नायडू हो गई, गांधी जी से संबंधित एक और व्यक्ति थे, इनके निजी सचिव कहे जाते थे, महादेव देसाई। इन सभी की अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंडीशंस में मृत्यु हो चुकी थी, ठीक। और ये जो पूरा आंदोलन था वो धीरे धीरे ब्रिटिश दमनकारी नीतियों की वजह से समाप्त होता चला गया था, ठीक है। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 1942 से लेकर के 1944 के आसपास तक ये उग्र रूप से पूरे देश भर में चलता रहा। और जैसे ही गांधी जी को रिहा किया जाता है वैसे वैसे धीरे धीरे ये आंदोलन ठंडा पड़ने लगा था, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में इतना ही। अब आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा। आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से पढ़ा था क्रिप्स मिशन के बारे में, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, ठीक है। इनमें से जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था 1940 की घटना थी। 1941 में कोई प्रमुख घटना के बारे में हम चर्चा नहीं किए हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख थे, ठीक है। तो इतनी चीज़ों के बाद में हम अब आगे बढ़ने वाले हैं। वेवेल प्लान हो गया, शिमला सम्मेलन हो गया और कैबिनेट मिशन के आसपास, ठीक है। मतलब हमारे पास लगभग 4-5 महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं वो बची हुई हैं और उसके बाद में हम 1947 तक पहुंच जाएंगे, जहां पे अगस्त 1947 में भारत को आज़ाद कर दिया जाता है और इस प्रकार पाकिस्तान और भारत नाम से 2 नए देशों का उदय होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।